अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा तो दे दिया, लेकिन अभी लोगों को ये असंभव सा लग रहा है। लेकिन क्या मोदी ऐसा कर पाएंगे और इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है? इस बार क्या साउथ यानी दक्षिण भारत से होगा 400 पार? इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार दक्षिण भारत के राज्यों में कर रहे हैं। दक्षिण भारत के तमाम राज्य, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या दो यूटी हो, लक्षद्वीप या फिर पुडुचेरी, इन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों ने कुछ ऐसी बिसात तैयार की है जिससे वहां से असंभव सा लगने वाला टास्क संभव होता हुआ, पॉसिबल होता हुआ कुछ लोगों को, कुछ विशेषज्ञों को दिखाई दे रहा है, खासकर से बीजेपी के रणनीतिकारों को। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री ने 400 पार कहा। जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो ये बात कहते हैं कि 2014 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री ने कहा था 272 बीजेपी अपने दम पर लाएगी, यानी क्लियर मेजॉरिटी, और वैसा ही हुआ 2014 में। प्रधानमंत्री मोदी के कैलकुलेशन के हिसाब से ही बीजेपी ने 282 सीट जीती थी, लगभग 280 सीट जीत ली थी 2014 में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कहा 2019 में कि हम 300 पार करेंगे, 303 जीती थी, जो कि असंभव सा लग रहा था। 80 से 90% का पूरे उत्तर भारत में सुपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस पार्टी का। जबकि उसी साल, उससे ठीक एक साल पहले 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इस बार उनकी सरकारें नहीं है। तो बीजेपी का उत्तर भारत का क्या कैलकुलेशन है उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए जन सैलाब उमड़ा है दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर, और क्या बिसात बिछाई गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि कौन कौन से राज्य हैं और कितनी सीटें हैं। टोटल 131 सीटें हैं अगर साउथ इंडिया की बात करी जाए। इसमें 2 यूनियन टेरिटरी है, इसमें कर्नाटका है जिसमें 28 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश है जिसमें 25 सीटें हैं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 39 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, लक्षद्वीप की 1 सीट है, पुडुचेरी की 1 सीट है और केरला की 20 सीटें हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दूर का सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री की रणनीति तमिलनाडु को लेकर कहा क्या है, जहां पर बीजेपी शून्य है, अंडा है शून्य। क्या 39 सीटों के इस राज्य में बीजेपी पहली बार अपने दम पर कोई सीट जीत कर आएगी? क्योंकि 2014 में भी ये नहीं हुआ और 2019 के अंदर भी ये नहीं हुआ। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में स्टालिन का एक छत्र राज्य है, डीएमके का वहां वर्चस्व रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पिछला अलायंस वहां पे एआईएडीएमके के साथ था। लेकिन मैं हाल ही में गया था तमिलनाडु और मैंने वहां पर क्या देखा था, एआईएडीएमके साफ है। जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएमके वहां पर साफ है, सिर्फ डीएमके और डीएमके का वर्चस्व है। वहीं छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनसे प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकार अलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां का एक्स फैक्टर क्या है? एक्स फैक्टर है 39 ईयर्स के पूर्व आईपीएस ऑफिसर अन्नामलई। वो अन्नामलई जो सिंघम कहे जाते थे, कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, और अन्नामलई की रैली के अंदर इतनी बड़ी भीड़ आ रही है। उन्होंने एक यात्रा की है पूरे तमिलनाडु के अंदर, इतनी भीड़ आ रही है कि उसको देखकर प्रधानमंत्री मोदी खुद गदगद है। अन्नामलई में ऐसा क्या है? ऐसा राजनीतिक पंडितों का वहां पर मानना है। तुगलक के एक संपादक हुआ करते थे चो रामास्वामी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नजदीकी थे। वो ये कहते थे कि आपको ये देखना चाहिए कि नेताओं को देखने के लिए भीड़ तो आ जाती है, लेकिन नेताओं को उस भीड़ के चेहरे को देखना चाहिए, और चेहरे से यह पता लगता है कि ये भीड़ उनको देखने के लिए आई है या वोट देने के लिए आई है। अन्नामलई के लिए जो विशाल भीड़ आ रही है और जिस तरह से उन्होंने डीएमके पर हमला किया,
एआईएडीएमके उस इतनी असहज हो गई कि उन्होंने बीजेपी के सामने शर्त रखी कि या तो आप अन्नामलई को तमिलनाडु राज्य के बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाइए या हमसे अलायंस तोड़िए। मोदी जी और उनके रणनीतिकारों को, बीजेपी के नेताओं को ये बहुत अच्छी तरह पता था कि एआईएडीएमके की जगह लेने का ये सही वक्त है, इसीलिए अन्नामलई को आगे किया गया। पूरी पार्टी ने उनके लिए कैंपेन किया। अब एक से एक बड़ी रैली वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी खाता खोल सकती है। ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ वो अलायंस भी कर रही है। यही बात नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने और कांग्रेस के उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश करी है जिसमें साउथ अलग होता था, नॉर्थ अलग होता था। हाल ही में जब कर्नाटका के चुनाव रिजल्ट्स आए थे और तेलंगाना के चुनाव रिजल्ट्स आए थे, तब कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया था, साउथ बीजेपी साफ, इस तरह की बातें उन्होंने कहने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने लगातार इसको काउंटर किया। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि 400 पार अगर करना है तो आपको इन 131 सीटों के अंदर कमाल करना होगा, खासतौर से तमिलनाडु की 39 सीट्स पर। डीएमके पर चुन चुन कर हमला प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उनके करप्शन पे कर रहे हैं, उनके परिवारवाद पे कर रहे हैं, सनातन के दिए बयानों पर कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, तमिलनाडु जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मंदिर है। वहां पर हिंदू राजाओं का लंबे समय तक, सदियों तक शासन रहा था, लेकिन पेरियार के बाद द्रविड़ राजनीति कुछ ऐसी बदली कि वहां पर सनातन विरोध की भावना प्रबल होने लगी और ये कहा जाने लगा कि सनातन की बात जो है वो तमिलनाडु के अंदर नहीं के अंदर जो है, जो सनातन की बात करेगा वो वोट नहीं पाएगा। लेकिन इस नैरेटिव को बीजेपी ने बदलने की कोशिश की। कैसे? सबसे पहला उदाहरण संसद भवन के अंदर मैं सेंगोल का देता हूं। उस दौरान मैं तमिलनाडु के अंदर घूम रहा था और मैंने वहां पर यह महसूस किया कि जिस तरह से सेंगोल को लाकर कर रखा गया, जिस तरह से उसकी कहानी बताई गई, जिस तरह से उसे राजदंड और धर्मदंड कहा गया और जिस तरह से सेंगोल को नई संसद के अंदर स्थापित किया गया, वो एक कनेक्ट था। ये कनेक्ट था तमिलनाडु के लोगों से, तमिल लोगों से, पूरे देश भारत के लोगों के साथ कनेक्ट करना। और प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने काशी में तमिल संगम के कई कार्यक्रम किए और तमिलनाडु के लोगों को सीधे सीधे जो है वो उन्होंने काशी से कनेक्ट किया। उनके बड़े शानदार कार्यक्रम वहां पर हुए और मोदी इसीलिए वहां पर लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और अन्नामलई तमिलनाडु का एक्स फैक्टर हो सकते हैं। और इन 39 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 सीटों में फाइटिंग पोजीशन के अंदर दिखाई दे रही है। कोई चमत्कार हो जाता है, अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों चलते हैं राजनीति के अंदर, तो हो सकता है ये टैली बढ़ भी जाए। दूसरा बड़ा राज्य है कर्नाटका, जहां पर 28 सीटें हैं और 2019 में चमत्कारिक परिणाम आए थे वहां पर और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी 28 में से। लेकिन इस बार कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है जो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हालांकि कर्नाटक वो पहला दक्षिण का राज्य था जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, इसीलिए बीजेपी का डंडा, झंडा, एजेंडा सब आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिल जाएगा। बीजेपी जानती थी कि चूंकि कांग्रेस को इस बार थंपिंग मेजॉरिटी मिली है, इसके चलते उसने वहां पर उसको अपने ग्राउंड को बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए बीजेपी ने एक अलायंस भी किया है कर्नाटका के अंदर। जेडीएस यानी एचडी देवगौड़ा की पार्टी, उसके साथ अलायंस किया है एचडी कुमारस्वामी। हालांकि बीजेपी को कई बार धोखा दे चुके हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री इस साउथ की आउटरीच को समझते हुए स्ट्रैटेजिक अलायंस कर्नाटका के अंदर किया गया है। कर्नाटका के अंदर हाल ही में जो है हमने देखा कि हनुमान चालीसा को लेकर वहां पर विवाद हुआ। तो अगर कर्नाटका को हिंदुत्व की एक बड़ी लेबोरेटरी कहा जाए, हुबली विवाद के बारे में हम सब जानते हैं क्या वहां पर राजनीति आज तक चलती रही है। और इसीलिए कर्नाटक में जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी तो उसको जबरदस्त समर्थन कर्नाटक में मिला था और
तब से लेकर आज तक बीजेपी के संगठन और आरएसएस ने जबरदस्त काम कर्नाटका में करा है, वहां की जातीय समीकरणों को साधा है। इसीलिए इस बार बीएस येदियुरप्पा परिवार को प्रमुखता दी जा रही है, लिंगायत वोट और साथ ही साथ वोकालिंगा वोट जो कि देवेगौड़ा परिवार के हैं। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में आ जाता है तो बड़ा शानदार विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया है और उससे लगता है कि कर्नाटक में एक बार फिर से जो है वो कमाल कर सकती है पुराना वाला। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। तीसरा बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर पाई है। आंध्र प्रदेश में उसका संगठन भी इतना मजबूत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विक्ट्री दिला सके या इवन खाता भी खुलवा सके। पिछली बार भी हमने देखा था वहां पर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का वर्चस्व था, दूसरे नंबर पर वहां पर चंद्रबाबू नायडू रहते थे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के अंदर क्या किया है, इस राज्य की सीटों के लिए जो बड़ा नंबर है अपने आप में 25 सीटें हैं, इस नंबर के लिए उन्होंने पवन कल्याण की पार्टी और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ उन्होंने जो है वो अलायंस किया है। कारण क्या है? हालांकि जगनमोहन रेड्डी भी चाहते थे कि बीजेपी उनके साथ अलायंस कर ले, लेकिन बीजेपी को बहुत अच्छी तरह पता है स्ट्रैटेजिकली कि जगनमोहन रेड्डी के पास वही वोट बैंक है जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, कांग्रेस का वोट बैंक। और अगर कांग्रेस और जगनमोहन रेड्डी, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, परिवार की टूट का फायदा ले रहे हैं, इसीलिए एक सॉलिड कंसोलिडेटेड अलायंस तैयार किया गया है जिसमें चंद्रबाबू नायडू है, जिसमें पवन कल्याण है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर भी अच्छे राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि साउथ की इन सीटों का क्या महत्व है और वो ये जानते हैं कि टोटल 131 सीट जिसके अंदर तमाम साउथ के राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि उसको कम से कम 131 में से 50-55 सीटें मिले, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बोलते हैं। अगला राज्य मैं आपको बताऊंगा और अगला राज्य होगा केरल। पर आप देखिए कितने शानदार विजुअल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ की अपनी इन रैलियों को लेकर शेयर किया। अब अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य? केरल। 20 सीटें हैं यहाँ पर और यहाँ पर किसकी लड़ाई होती है? यहाँ पर इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस के इंडिया अलायंस में लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट जो है कांग्रेस को चैन से जीने नहीं दे रही है, उसके बारे में आऊंगा। लेकिन वहां बीजेपी ने क्या रणनीति तैयार की है ये मैं आपको बताता हूँ। केरल के बारे में भारतीय सनातन परंपराओं में माना जाता है कि इस धरती को आज की तारीख में कहते हैं ना गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का खुद अपना बनाई हुई एक धरती। ये माना जाता है कि भगवान परशुराम ने केरल को अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए वो इतना सुंदर है। आपको पता है कितने सुंदर और मनोहर बीच केरल के अंदर है। और केरल के अंदर एक वैचारिक संघर्ष रहा है लेफ्ट पार्टी ट्रेडिशनली में और राइट विंग बीजेपी के बीच। हमने देखा पिछले 10 साल में आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं को वहां पर मारा गया, आरोप लगे पीएफआई पर, आरोप लगे लेफ्ट के नेताओं पर, आरोप लगे इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों के ऊपर। और आरएसएस जानती है कि वहां पर उसने कितना लंबा संघर्ष किया है और इन संघर्षों की दास्तान मैं खुद दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस में नंबर 2 है उनके मुंह से सुन चुका हूं। और एक बार तो 2014 से जो 19 का फेर था उसमें 2018 के आसपास एक लंबा खूनी संघर्ष देखने को मिला था आरएसएस और लेफ्ट और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और उससे जुड़े हुए अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो एक वैचारिक लड़ाई वहां पर है। एक बार मैंने लालकृष्ण आडवाणी जी से पूछा था कि साहब आपका आरएसएस का इतना काम है केरल के अंदर, लेकिन आप जीतते क्यों नहीं है वहां पर, आप अपनी पैठ क्यों नहीं बता पाते हैं? तो उन्होंने बताया था एक तो वहां पर मुस्लिम आबादी और दूसरा वहां पर चर्च बहुत स्ट्रांग है और तीसरा उन्होंने एक फैक्टर ये बताया था कि वहां पर जो हिंदू आबादी है 50% से ऊपर ही है हिंदू आबादी, ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन ट्रेडिशनली जहां पर क्रिश्चियन मुस्लिम प्लस
थोड़े हिंदू अलायंस बन जाता है, वहां पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पिछले 10 सालों के अंदर केरल को बहुत ही सीरियसली लिया है। बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है कि लेफ्ट का जो है पतन लगातार हो रहा है। इस बार केरल में कहा जा रहा है कि जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं क्योंकि केरल में बहुत मुश्किल होने वाली है लेफ्ट को। हालांकि लेफ्ट की सरकार है केरल के अंदर, राहुल गांधी खुद वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां पर क्या किया, सीपीआई ने डी राजा जो उनके चीफ है, नंबर 1 है पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी है, उनकी वाइफ एनी राजा को चुनाव में उतार दिया है। डी राजा कह रहे हैं कि भाई जाइए, बाहर जाइए, अगर राहुल गांधी को लड़ना है तो जाकर वो उत्तर भारत की किसी सीट से लड़े, हम उनके लिए वायनाड नहीं छोड़ेंगे। यानी वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट का संघर्ष होने वाला है। कुछ ऐसी ही सीट तिरुवनंतपुरम को लेकर है। लेकिन बीजेपी ने वहां क्या स्ट्रैटेजी इस बार अपनाई है, बीजेपी ने न केवल हिंदू हार्टलाइन, अपना जो राइट विंग वोट है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की है पिछले 5 सालों के दौरान, बल्कि अपनी पार्टी के आउटरीच को बढ़ाया है। राजीव चंद्रशेखर वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार से आते हैं, वो वहां पर उनके नेता हैं, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। दूसरे एक के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का भी बहुत सक्रियता है। और तीसरी सबसे आश्चर्यजनक बात पिछले 2 साल के अंदर मुझे लगी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस मनाई केरल के अंदर। ये अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन ये हुआ था क्योंकि बीजेपी की रणनीति कहती है कि आपको क्रिश्चियंस का एक चंक और हिंदुओं के एक चंक को तोड़ना पड़ेगा, तभी आपका ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा। तो केरल गॉड्स ओन कंट्री इस बार सरप्राइज कर सकती है 20 सीटों को लेकर। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था और केरल को लेकर आइडियोलॉजिकल रीजंस के चलते भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने इन रूट्स बनानी चाहती है, क्योंकि वो जानती है कांग्रेस भी ढलान की तरफ है, लेफ्ट पार्टी खत्म हो चुकी है। ऐसे में जो वैक्यूम होगा, जो स्पेस वहां पर क्रिएट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी उसमें एक अच्छी पैठ बना सकती है और यही रणनीति उसने केरल के लिए तैयार की है। अब आते हैं तेलंगाना की तरफ। हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है और कांग्रेस जो है वहां पर चमत्कारिक प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। वहां पर पिछली बार तेलंगाना में 4 सीटें बीजेपी के अंदर जीती थी और बीजेपी वहां पर सबसे बेहतर स्थिति में है आंध्र प्रदेश के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले आंध्र और तेलंगाना एक होकर एक यूनिफाइड आंध्र होता था, लेकिन तेलंगाना अलग हो गया और वहां पर बीआरएस का एक छत्र राज हो गया। लेकिन इस राज को कांग्रेस ने इस बार हटाया है और कांग्रेस को वहां से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। लेकिन बीजेपी ने वहां पर 2 लेवल पर काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के नेता, वो हैदराबाद से आते हैं और उनके खिलाफ एक फायर ब्रांड लेडी को उतारा गया है जो हार्ड लाइन हिंदुत्व के लिए जानी जाती है। और चूंकि ओवैसी से टकराव बीजेपी का आइडियोलॉजिकल लेवल पे होता रहता है, क्योंकि ओवैसी एक्सट्रीम इस्लाम की बात करते हैं, एक हद तक कट्टरपंथी और कट्टरता वाली बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उसमें बड़ा मजा आता है क्योंकि उससे राजनीतिक ध्रुवीकरण या राजनीतिक पोलराइजेशन होता है। तो इस बार जब हैदराबाद के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे, तब खुद भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया था। म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर राष्ट्रीय लेवल के नेता जाए, ऐसा पहली बार हुआ था। लेकिन चूंकि एआईएमआईएम को ये दिखाना था कि भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद के अंदर एक पैठ है, तो वहां पर उन्होंने ये कारनामा भी किया था या ये चीज भी करी थी। अब इसको कुछ लोग बड़े नेगेटिव लेते हैं कि म्युनिसिपल इलेक्शन में राष्ट्रीय नेताओं का क्या काम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तो चुनाव जीतने की मशीन की तरह लगातार काम करती है 24/7। वहां के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय कुमार बड़े नेता हैं, किशन रेड्डी वहां के वर्तमान अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री बड़े नेता हैं। तो वहां पर एक अच्छा काडर है भारतीय जनता पार्टी के पास, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार लगता है कि वो तेलंगाना के अंदर भी चमत्कार करेगी, क्योंकि भले से ही स्टेट इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी को न चुन लिया उन्होंने
कांग्रेस को, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव जब होंगे और नरेंद्र मोदी का चेहरा जब होगा तो उनको लगता है कि तेलंगाना के अंदर जो है ये कमाल जरूर वो कर पाएंगे, वहां पर पिछले बार से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। 50+ सीटें 131 सीट्स में लाने के जो प्लान है उसको बनाया गया है। अगर अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों मिल जाता है तो हो सकता है कुछ ज्यादा और कुछ चमत्कार हो, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री ने इतनी सीटें एयर मार्क करके रखी हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसके पीछे कैलकुलेशन होता है। जैसे उन्होंने कहा बीजेपी 370 जीतेगी और एनडीए 400 पार करेगी। अब बीजेपी 370 जीतेगी, उन्होंने इसका मंत्र भी दिया। 370 का फिगर उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने धारा 370 को हटाया है। बीजेपी ने इस बार अपने तीनों वादे पूरे कर दिए हैं। धारा 370 कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया है। और तीसरा, राम मंदिर का भव्य मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है। मैं बताऊंगा कि राम मंदिर से क्या है इस पोलिंग का कनेक्शन अपने अगले वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको यहां बता के चलूं कि लोग बीजेपी वाले इस बार बहुत आशान्वित है, खास तौर से साउथ इंडिया को लेकर, क्योंकि साउथ इंडिया कराएगा बीजेपी को 400 पार। मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की समझा दी। अब बाकी का फैसला जनता जनार्दन के हाथों में है। अब मैं आपको अगले वीडियो में अन्य राज्यों की बात करूंगा, हिंदी हार्टलैंड की बात करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर 370 पार करनी है, 400 सीटें पार करनी है, तो यहां पर कम से कम 85 से 90% का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। इसका भी विश्लेषण करेंगे एक दिन।